Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss our important topic center of mass of a rigid body. Students previous क्लास में हमने एक रोटेटरी मोशन को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें कि हमने एक रिजिड बॉडी जो कि रोटेटरी मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिजिड बॉडी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। आज की क्लास में हम उसी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्सप्लेन करेंगे और सेंटर ऑफ मास के साथ साथ हम उस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए एक इक्वेशन भी आपको सजेस्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? देखो, कोई भी ऐसी बॉडी जिसके बीच में, जिसके पार्टिकल्स के बीच में, जिसका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल सेम रहे थ्रू आउट द मोशन, आप किसी भी टाइप का मोशन करवा रहे हो, उसका इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए। सो इस टाइप का मोशन आप एक रिजिड बॉडी, इस टाइप की बॉडी को आप एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हो। एंड नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? देखो, रिजिड बॉडी में वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। आप मान लीजिए बाहर से जब फोर्स लगा रहे हो तो आप बहुत सारे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाए हुए हैं। जैसे कि मैंने इस मार्कर को उठा रखा है, ऐसे, है ना। ये जो मार्कर उठा रखा है मैंने, इसके ऊपर मैंने अपनी चारों उंगलियों से चार डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे फोर्स लगा रखा है। तो ये मार्कर उठा हुआ है। अब अगर मैं एक उंगली का यूज करके और इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाऊं इस टाइप से, तो भी ये मार्कर उसी सिचुएशन में रहेगा जिस सिचुएशन में हमारी चारों उंगलियों ने इसको रख रखा था। सो ये जो पॉइंट था, जिस पॉइंट पे आप जब फोर्स लगा रहे हो, तो इसकी मोशन या इसकी पोजीशन या इसका स्टेट, आइदर इट इज रेस्ट और आइदर इट इज मोशन, वो स्टेट डिस्टर्ब ना हो, वैसा ही रहे, वो पॉइंट आप सेंटर ऑफ मास कह सकते हो। सो मैंने ये दो डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास के लिए सजेस्ट करी है एंड एक डेफिनेशन हमारे रिजिड बॉडी के लिए। देखो, दोनों डेफिनेशंस एक एक बार हम देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट वेयर इट्स होल मास इज अज्यूम्ड और कंसिडर्ड। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे इसका पूरा का पूरा मास लाई कर रहा है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास हमारा जो भी एक पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल शेप वाली बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास वेल डिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सर्कल का सेंटर ऑफ मास पूछें, ऑब्वियसली इसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता होगा। आप एक स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास पूछें, इसका भी जो जियोमेट्रिकल सेंटर है वो इसके डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो इसका जियोमेट्रिकल सेंटर है। हाँ, आप एक ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास पूछें, इसका भी एक जियोमेट्रिकल सेंटर होता है, ऐसे। हाँ, दिस इज द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास, या यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता होगा। अब आप किसी टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछें, एक दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछें, तो पहली चीज तो दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता होगा? एक ऐसी लाइन पे जो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक आपने ड्रॉ करी है, उस लाइन पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा 100%। अब ऐसी लाइन पे अगर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा और दोनों मासेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो पक्का सेंटर ऑफ मास, अगर ये डिस्टेंस है r, तो r/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। बट अगर मासेस के अंदर डिसिमिलैरिटी आ गई मैग्नीट्यूड के अंदर, मींस ये 3m है, 4m है, 5m है, तो क्या करेंगे? तो फिर हमें एक इक्वेशन की या एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो आप इस सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए यूज करेंगे। सो
हमारी दूसरी डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं. इट इज अ पॉइंट ऑन अ बॉडी वेयर इफ ए नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन इट्स मोशन डज नॉट डिस्टर्ब. अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, मोशन की बजाय यहां पे अगर आप स्टेट लिखें तो और अच्छी डेफिनेशन रहेगी. स्टेट, क्योंकि जैसे कि मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया, मार्कर तो रेस्ट में था, और अगर आप इसको एक उंगली पे उठाओ तो भी रेस्ट पे है. मीन्स स्टेट डज नॉट डिस्टर्ब. स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अगर डिस्टर्ब ना हो तो हम उस पॉइंट को, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर सकते हैं. अच्छा, सेंटर ऑफ मास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये कि सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है. मैंने हर एक एग्जांपल में देखो सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के मास पे, उस बॉडी के अंदर ही लाई करता हुआ हो, ये जरूरी नहीं है. मीन्स बॉडी के अंदर देखो, ये जो मान लो एक सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है. डिस्क मीन्स अंदर से कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए. इस सर्कुलर, एक ऐसा क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी के अंदर, अगर इस सर्कुलर डिस्क में से आपने यहां से एक सर्कल फिनिश कर दिया, काट लिया, एक सर्कुलर पार्ट, यहां से एक सर्कुलर पार्ट इस टाइप से आपने यहां से हटा दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे लाई करेगा, जो पॉइंट इस बॉडी के अंदर नहीं आता. इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला भी सजेस्ट करेंगे आपको. वो फॉर्मूला की डेरिवेशन आपको समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा आसान बनाने के लिए सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन को मैं आपको ये एग्जांपल्स समझा रहा हूं. अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले सकते हो आप. इससे नेक्स्ट चैप्टर जब हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, उसमें केपलर लॉ पढ़ते हैं हम. सबसे पहला ही हमारा कंसेप्ट है केपलर्स लॉ. उसने भी हमें सेंटर ऑफ मास का एक छोटा सा लॉजिक समझाया है कि सभी प्लैनेट्स एलिप्स के अंदर अपना मोशन कंप्लीट करते हैं और सन उसके किसी भी सेमी मेजर एक्सिस पे प्रेजेंट होता है. इस पॉइंट को फोकाई कह देते हैं, फोकस ऑफ एलिप्स. तो बिल्कुल गैलेक्टिक सेंटर पे क्या है, पूरी गैलेक्सी का सेंटर पे क्या है? कुछ नहीं है. बट वहां पे हमारी गैलेक्सी का सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है, और उस सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस हमारी पूरी गैलेक्सी रिवॉल्व कर रही है. अपना जो भी है प्लैनेट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पा रहे हैं. सो ये तो थी सारी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ लेते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए. मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ लेते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए. देखो, मैथमेटिकली अगर आपको इसको पढ़ना है तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म सेंटर ऑफ मास की पढ़ेंगे. सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम. देखो, एक पार्टिकल का तो सेंटर ऑफ मास उस पार्टिकल के अंदर ही, क्योंकि वो पार्टिकल हम मान के चल रहे हैं, बार बार पार्टिकल बोल रहे हैं, तो एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास तो वो पार्टिकल खुद हो गया. सो इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम सबसे पहले कंसिडर करेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस इज आवर सेकेंड पार्टिकल, m1 m2. दोनों पार्टिकल्स का मान लो ये जो ओरिजिन है, इसके अक्रॉस ये पार्टिकल्स इसे रोटेट करवाए जा रहे हैं. ये जो हमारा दोनों पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर है r1 r2, ये दोनों पार्टिकल्स के बीच का गैप है. ऑब्वियस सी बात है, दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, या किसी भी बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं. बट हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि नेट इंटरनल फोर्स विल कैंसिल इन पेयर, ऑलवेज कैंसिल ईच अदर. सो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि हम इंटरनल फोर्स नहीं अज्यूम करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे. और सर्कुलर मोशन जब हम प्रोसीड करते हैं, रोटेटरी मोशन हम जब प्रोसीड करते हैं, हमारा जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेटरी मोशन, तो जब हम एक रोटेटरी मोशन कंसिडर करते हैं ना, तो रोटेटरी मोशन का जो कॉज है वो है टॉर्क. टॉर्क मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स. तो जब इसके ऊपर इस टाइप का फोर्स लगा
तो हम क्या ये कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, P1 प्लस P2, दो पार्टिकल्स है ना, दोनों पार्टिकल का मोमेंटम हम इस टाइप से यहां पे रख सकते हैं। नाउ d बाय dt ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2, ये क्या है, दो पार्टिकल सिस्टम, और यहां पे मैं लिख रहा हूं डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव लिखने का मतलब ये कि जब आप मोमेंटम ओपन करते हो तो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन आता है, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन आता है। हाँ, और जब मैं वेलोसिटी ओपन करूंगा तो क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। ओके, ऐसे m2 dr2 by dt। नाउ अगर मैं d बाई डी टी यहां से भी एक बार कॉमन निकाल के लाऊं तो ये क्या है, ये क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इन फॉर्म ऑफ मास एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ एक बार इस इक्वेशन में मैं मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टोटल मास, एंड मास से ही डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड, टोटल मास इतना है। ओके, अब आप इसी एक्सटर्नल फोर्स को जैसा कि मैंने किया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स मैं 4 उंगलियों से लगाऊं, ऐसी सिचुएशन, अब एक्सटर्नल फोर्स में एक ही उंगली से लगा रहा हूं, कहां पे लगा रहा हूं, सेंटर ऑफ मास पे। मैंने कंसीडर किया एक पॉइंट, लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट वेयर इट्स होल मास इज कंसीडर्ड टू बी एग्जिस्ट, और होल मास कितना है, m1 प्लस m2। ओके, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r। सो अब अगर मैं यही नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पॉइंट पे कंसीडर करता तो क्या आता, फॉर सेंटर ऑफ मास, अगर मैं कहूं फॉर सेंटर ऑफ मास, ये जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है ये कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम इन फॉर्म ऑफ डबल डेरिवेटिव ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भी समझाते हैं। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एंड नाउ वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, पोजीशन क्या, पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी। तो अगर मैं इस r को 2 बार डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इस 2 बार डिफरेंशिएशन को मैं d इंटू डी क्या लिख दूंगा, डी स्क्वेयर, dt इंटू डी टी क्या लिख दूंगा, dt स्क्वेयर, और फिर r जो फिजिकल क्वांटिटी हमें 2 बार डिफरेंशिएट करनी है वो, ये क्या है, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सटर्नल फोर्स, वही एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ओरली कि अगर मैं उन दोनों मासेस के ऊपर फोर्स लगाता तो इतना फोर्स आता, सेपरेट फोर्स लगा रहा हूं मैं उन दोनों मास पे तो इतना फोर्स आएगा। अब अगर मैं उन दोनों मास को छोड़ के उतना ही फोर्स सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करता तो इतना फोर्स, देखो जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कॉपी पे अगर आप इस टाइप से फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स क्या है, 5 उंगलियों का फोर्स है ना, और अगर आप उतना ही फोर्स एक पॉइंट पे लगाओ तो भी इस बॉडी का जो मोशन है वो स्टेट है वो वैसी की वैसी है। मीन्स आपने जो 5 उंगलियों का फोर्स लगाया है, मान लो एक उंगली कितना, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो 5 न्यूटन का फोर्स आपने ऐसे भी लगा रखा था, 5 न्यूटन का फोर्स आपने ऐसे भी लगा रखा है। ये 5 न्यूटन का फोर्स आपने चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया फोर्स का, बट आपने पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये फोर्स अब एग्जर्ट हो रहा है वो पॉइंट
आपने जो कंसिडर किया वो पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास। मींस जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है तब भी उतना ही था, अब भी उतना ही है, बट उस टाइम पे जो फोर्स लग पा रहा था वो ये, इस टाइम पे जो फोर्स लगा है वो ये। तो यहां से जो आर की पोजीशन है, मींस पोजीशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास, वो आर की पोजीशन ऑन इक्वेटिंग बोथ या ऑन कंपेयरिंग, आर की जो पोजीशन हमें निकल के आ रही है वो कितनी है, m1 r1 m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखो टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 है, तो मास की जगह पे मास रखा है, डबल डेरिवेटिव की जगह पे डबल डेरिवेटिव रखा है, और जो आपने फोर्स अप्लाई किया था वही फोर्स यहाँ पे भी अप्लाई किया है। तो ऑब्वियसली जो r है मींस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम योर ओरिजिन पॉइंट, वो कितना है, m1 r1 प्लस m2 r2। अब आई बारी आप जो ओरिजिन है वो कहां कैसे मानोगे। देखो ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन आपका एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है जो आप कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको इस ओरिजिन को कहीं पे भी कंसिडर करके दिखाता हूं। जब आप ओरिजिन ऐसे ही कहीं पे भी कंसिडर करोगे तो क्या होगा, देखिए इसी दो पार्टिकल सिस्टम में, ये जो हमारा टू पार्टिकल सिस्टम मैंने कंसिडर किया, दिस इज योर m1, दिस इज योर m2, ओके। मैं किसी एक मास पे अगर ओरिजिन मान के चल रहा हूं, मान लीजिए मैं यहां पे ओरिजिन माना, इस पॉइंट पे अगर मैं ओरिजिन माना, तो इस पॉइंट का इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, r है, ओके। एंड लेट अस कंसीडर दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अपनी तरफ से मैंने कंसीडर किया, क्योंकि m1 m2 दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं है, तो आप बीच में कंसीडर ना भी करें, यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। अब ये जो m1 है और m2 है, m1 पे मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ओरिजिन। सो m1 से लेके m2 का पोजीशन वेक्टर कौन है, ये, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कौन है, ये। सो m1 के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, लेट अस कंसीडर दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या, r1 is the position vector of center of mass with respect to m1। जैसे कि यहाँ पे मैंने माना था ना, r is the position vector of center of mass with respect to that origin। यहाँ पे origin अब कौन है, m1 है। तो अगेन क्या कंसिडर करेंगे, m1 यहाँ पे मैं मान रहा हूं, मान लो, हाँ m1, इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितना है, m1 का, क्योंकि ओरिजिन खुद वहीं पे आ गया तो वो डिस्टेंस कितना है, 0, प्लस सिमिलरली m2, अच्छा R2 इस ओरिजिन से लेके M2 तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, R, यहां पे R लिख दूं, डिवाइड बाय टोटल मास होता है ना M1 प्लस M2, ओके फाइन। अब अगर आप इसी मास को, ये है M1, ये है M2, इस मास को नहीं मानेंगे, इस मास को कंसिडर कर रहा हूं मैं एज ओरिजिन, ठीक है। इस मास को मैं ओरिजिन के रूप में अब मान रहा हूं। मान लीजिए ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास, वही पॉइंट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास r2, ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास r2। इसके रिस्पेक्ट में अब, अच्छा यहां इससे लेके इस तक की दूरी कितनी थी, r थी, दिस इज ऑल्सो पोजीशन वेक्टर ऑफ m1। सो अगर मैं r2 निकालने की कोशिश करूं, कितना आएगा, m1 इंटू r, कितना, m1 इंटू r प्लस m2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ m2 इज व्हाट, 0, क्योंकि वो खुद ओरिजिन पे बैठा है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, मीन्स m1r, ऐसे लिख सकते हैं m1r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये कितना आया, m2r divided by m1 plus m2। Now I am going to derive a very important relation जो आपको इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट तक यूज करना है। देखो एक बार इसको m1 से मल्टीप्लाई करो और उसको m2 से मल्टीप्लाई करो, करके देखो,
मल्टीप्लाई m1 को r1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा m1 m2 इंटू r डिवाइड बाय m1 प्लस m2, उसको m2 से डिवाइड करना है, m2 को ऐसे, ठीक है, क्या आ रहा है m1 m2 इंटू r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। कुछ समझ में आ रहा है? जो रिलेशन हम निकाल रहे हैं वो रिलेशन आगे चल के आपको ये m1 r1 इज इक्वल टू, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, m1 r1 और m2 r2 दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मास इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोमेंट। देखो आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर में 4 तरह के मूवमेंट पढ़ेंगे। 4 तरह के मूवमेंट कौन कौन से पढ़ेंगे? मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको आप टॉर्क कहते हो, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम जिसको आप एंगुलर मोमेंटम कहते हो, मूवमेंट ऑफ मास जिसको आप इनर्शिया कहते हो, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमारा चौथा कंसेप्ट। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो हम लास्ट में सबसे पढ़ेंगे ही, बट अभी ये समझ लो आप, ये जो इक्वेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स डिस्क्राइब करती है। मीन्स आपके सेंटर ऑफ मास का नेट रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होता है। कैसे जीरो होता है? देखिए m1 r1 माइनस m2 r2 इज इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस क्यों आया? माइनस आने का लॉजिक ये है कि r1 की डायरेक्शन ये थी, r2 की डायरेक्शन ये थी। अगर आप एक वेक्टर को पॉजिटिव कंसिडर करोगे तो दूसरे वेक्टर को नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका यूज हमें बहुत बार करना है आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। बाकी आज का टॉपिक हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम थोड़ा और ओपनली पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने 2 पार्टिकल सिस्टम का लिया था, 2 पार्टिकल सिस्टम, बट अगर 2 पार्टिकल सिस्टम की बजाय कोई ऐसा सिस्टम हो जो कोलिनियर ना हो, जैसे कि ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास निकालना है, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास निकालना, वो 2D में है ना, 2 डायमेंशन में है, तो उसके तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का मैंने ये फॉर्मूला दिया है ना, कैपिटल R इज व्हाट? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। ये फॉर्मूला 2 डायमेंशन में भी एग्जिस्ट करता है और 3D बॉडी पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप x कोऑर्डिनेट निकालना, इसको यूज करके भी दिखाएंगे अभी, m1 r2 m2 r2 mn rn डिवाइड बाय, ये था ना फॉर्मूला, एन पार्टिकल सिस्टम के ऊपर अगर हम इसी को अप्लाई करें तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x, y कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो ऐसे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस डैश mn, m1 प्लस m2 प्लस mn, ओके। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट क्या है? m1 z1 m2 z2 mn zn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। ये तो है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हो सेंटर ऑफ मास के, देन यू कैन फॉलो दीज फॉर्मूलाज। अब इसके मैं आपको सिखाता हूं कि किसी बॉडी पे ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें। देखो, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मैंने ये फॉर्मूला अभी आपको डिराइव करके दिया था, ऐसा फॉर्मूला दिया था। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था ना, तो इस सेंटर ऑफ मास का ये x कोऑर्डिनेट मानो आप, क्योंकि ओरिजिन से x की तरफ वो जितनी दूरी पे होता है वो उसका x कोऑर्डिनेट होता है, और ओरिजिन से y की तरफ वो जितनी दूरी पे होता है वो उसका y कोऑर्डिनेट होता है। सो आप x y, अदरवाइज अगर आप कोई 3D शेप ले रहे हो, जैसे क्यूबॉइड ले लो आप, तो 3D शेप का भी सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना हो, देन यू कैन अप्लाई either of these formula to find center of mass, okay। जैसे कि मैं मान लो
इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा जैसे कि m1 भी m है, m2 भी m है, m3 भी m है। ये कितना डिस्टेंस है साइड का, मान लो a इज द डिस्टेंस। तो इसका सेंटर ऑफ मास वैसे ज्योमेट्री के हिसाब से आप देखें तो ये यहां पे लाई करता होगा, ये तो हमें पता है, सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करता है। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो एंगल है इसका 60 डिग्री, ये तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है। बट ये 2D बॉडी है ना, 2 डायमेंशन में है ना, प्लेन लेमिना आप इसको कह सकते हैं। तो इसको आप x एक्सिस और y एक्सिस में, ओरिजिन आप कहीं पे भी मान सकते हो, ठीक है। ओरिजिन आप इसको ओरिजिन बना ले, इसको ओरिजिन बना ले, इसको ओरिजिन बना ले, डजंट मैटर, ओरिजिन आप कहीं पे भी बना सकते हो। तो ये x में, ये थोड़ा सा हम एक्स वाई प्लेन को थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं ना, शुरू से हम एक्स वाई प्लेन में काम करते आ रहे, दैट्स व्हाई मैंने एक्स वाई प्लेन पे ही इसको लिया। तो ये जो इसका पॉइंट है, ये x से कितनी दूरी पे है, ये है हमारा x कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट y से कितनी दूरी पे है, ये है हमारा y कोऑर्डिनेट। सो x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। कैसे करें, देखो m1 यहां पे इस बॉडी के लिए x कोऑर्डिनेट कितना होगा, m1 ये है। m1 जो पहला पार्टिकल है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे नहीं है। सिमिलरली m2 ओरिजिन से कितनी दूरी पे है बच्चों, m2 ओरिजिन से कितनी दूरी पे, x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं ना मैं, x से कितनी दूरी पे है, ये x से ये a की दूरी पे है, क्योंकि साइड इसकी कितनी है, a है। सो x से कितनी दूरी पे है, a की दूरी पे। सिमिलरली m3 x से कितनी दूरी पे है, x से ऑब्वियसली a/2 दूरी पे है। तो यहां से आप एक और चीज सीख सकते हो कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो a/2 ही मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं। तीनों m कितना मास हो गया, 3m। यहां पे देखें am/2, जब आप इनको ऐड करोगे बाय टेकिंग एलसीएम 3am/2 हो जाएगा। नीचे कौन बैठा है, 3m से 3m कैंसिल, हेंस x कोऑर्डिनेट ऑफ योर सेंटर ऑफ मास इज a/2। x कोऑर्डिनेट तो a/2 ही रहेगा ना, क्योंकि नीचे वाली जो साइड है उसके बिल्कुल मिड में होता है हमारा सेंटर ऑफ मास। अब आई बारी y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट के लिए ये देखो 60 डिग्री एंगल आपको दिख रहा है, ये a साइड आपको दिख रही है, तो ये परपेंडिकुलर सबसे पहले आप निकालें, क्योंकि जब आप y कोऑर्डिनेट यूज करोगे तो इसकी पोजीशन फ्रॉम y कोऑर्डिनेट इज एट 0, इसकी पोजीशन बाय टेकिंग y कोऑर्डिनेट इज 0, पोजीशन वेक्टर y कोऑर्डिनेट से कितनी दूरी पे है, ये y से 0 की दूरी पे, ओके। बट इसकी पोजीशन y से कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी, ये है इसका y कोऑर्डिनेट, इस मास का y कोऑर्डिनेट ये है। तो ये निकालने के लिए आपको ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, और ये परपेंडिकुलर कितना होगा, ये परपेंडिकुलर कितना होगा, ये देखो a है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करो तो परपेंडिकुलर का सीधा सीधा साइन ले ले, साइन 60 डिग्री, एंड व्हाट इज साइन 60, √3/2 मींस √3/2, ओके। सो यहां पे आके अगर हम y कोऑर्डिनेट इसी का निकालना चाहें, m1 y1 0, m2 y2 0 प्लस m3, इसका y कोऑर्डिनेट कौन सा है, a √3/2 डिवाइड बाय सभी मासेस। सो ये रह गया बस m, a √3/2 डिवाइड बाय 3m, ठीक है, m to m कैंसिल, और जब आप इसको ऐसे लिखें a √3/2 इंटू 3, तो √3/3 तो सीधा सीधा 1/√3 बनेगा। सो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, ओके। ये है हमारे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका। अब कोई भी बॉडी दो प्रकार की होती है ना, एक तरह की बॉडी तो होती नहीं कि उसमें सभी मास आप काउंट कर सके, हैं, जैसे कि रिंग है, जैसे कि एक रॉड है, सिंपल सा रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, इस रॉड की लंबाई है l, ऑब्वियसली अगर रॉड यूनिफॉर्म है तो l/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। हाँ, इस टाइप की और बॉडीज हो तो उनका सेंटर ऑफ मास अब मैं कैसे निकालूं। हाँ, इसमें तो हमने मासेस मान लिए थे x,
M1 मास, M2 मास, M3 मास, इसमें M1 M2 M3 ऐसे पार्टिकल्स थोड़ी निकालेंगे इसके रॉड, इसके पार्टिकल कैसे निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा पार्टिकल कंसीडर नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, स्मॉल मास कंसीडर करोगे। इसी की दूसरी फॉर्म में आपको बता रहा हूं फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म है तो आप सेंटर ऑफ मास को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, मास, स्मॉल मास आप इसका काटो, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से ये एल की दूरी तक इसका खत्म हो गया सारा सिस्टम, है ना, वाई, मैंने इसका स्मॉल मास काट लिया, कहीं पे भी काट सकते हो आप, स्मॉल मास जिसकी विड्थ कितनी है, dx, स्मॉल विड्थ, ठीक है, जो कितनी दूरी पे है, x की दूरी पे है। तो आपका जो स्मॉल मास है, स्मॉल मास का आप इंटीग्रेट कर दो, जीरो, ओरिजिन यहां पे बैठा है, ओरिजिन से लेके एल तक, ओरिजिन से लेके एल तक, ये आ जाएगा आपका टोटल मास। और क्या था सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, और क्या निकालना होता था हमें, dm इंटू x था ना, तो इसकी दूरी कितनी है, यहां से x की दूरी पे बैठा है। नीचे क्या था, टोटल मास आप बाहर रख दे, ये x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आप अगर ये रोड ऐसे रखी होती तो y कोऑर्डिनेट भी लगाते यहां पे, कैसा, dm इंटू y, 0 टू l 1 बाय m। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट dm इंटू z, 0 टू l 1 बाय m। वो डिपेंड करता है आपकी रॉड या आपका जो भी x कोऑर्डिनेट 1D बॉडी है, 2D बॉडी है या 3D बॉडी है, आपको जिस कोऑर्डिनेट को निकालना हो उसी एक्सिस के अलोंग आप उसका इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका इंटीग्रेशन करके अगर हम दिखाएं, dm निकालने का तरीका क्या होता है, पहली चीज dm क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एज वी नो बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, सो आप ये लिख सकते हो मास पर यूनिट लेंथ इनटू the length for which dm is exist। dm कौन सी लेंथ से एग्जिस्ट कर रहा है, dx, हाँ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ आवर मास, dm। ये dm एक बार यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालना है ना हमें सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि बॉडी 1D बॉडी है, 1 डायमेंशनल बॉडी है, सो 1 बाय m बाहर रखें, 0 टू l इंटीग्रेट, dm की जगह पे क्या रखेंगे, m बाय l इंटू dx, बाहर क्या रखा है, x, m टू m कैंसिल, कांस्टेंट चीजें बाहर निकालें, x dx हमारा इंटीग्रेशन के अंदर। अब आपको एक चीज समझाते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, अगर आप नॉर्मली x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं जिसकी पावर समथिंग कुछ भी यहाँ पे 1 है, तो पावर में आप एक ऐड करो, सेम पावर से डिवाइड कर दो, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x। अगर आप 1 बाय x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो कोई पावर इंटीग्रेट नहीं करनी, सीधा log ऑफ x लिख दो। बट अगर आप 1 बाय x टू दी पावर m, मतलब अगर x की पावर 1 है तो ही आप log ऑफ x यूज कर सकते हो, बट x की पावर अगर समथिंग है तो क्या करोगे, तो आपको x की पावर सबसे पहले ऊपर लेके जानी पड़ेगी। अगेन फिर वही हमारी इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी, पावर में एक ऐड करो, सेम पावर से डिवाइड करो, इनटू dx। ये dx जैसे ही आप इंटीग्रेशन हो जाए dx को वहां से हटा देंगे। अब आई बारी लिमिट की, अच्छा dx क्या शो कर रहा है, dx dg जहां पे भी है ना वो स्मॉल चेंज है ना, dx में स्मॉल चेंज, और कोई भी इंटीग्रेशन छोटी वैल्यू का ही तो होता है, छोटी से बड़ी निकालनी हो तो इंटीग्रेशन करो, बड़ी से छोटी निकालनी हो तो डिफरेंशिएट करो। अब आई बारी लिमिट की, जिस भी चीज का आपका जैसे x स्क्वायर बाय 2 था, यहाँ पे लिमिट पुट हुई है 0 टू l, तो अपर लिमिट x की जगह पे रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट फिर x की जगह रखेंगे। जब आप देखो इंटीग्रेशन भी दो तरह के होते हैं, फाइनाइट एंड ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एक नॉट डेफिनेट है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन विद लिमिट होता है। तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन होने जा रहा है, जो आप क्या लिख दोगे, x स्क्वायर बाय 2 लिख दोगे, लिमिट पुट करेंगे 0 टू l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो l स्क्वायर बाय 2 रह गया, नीचे क्या है l टू l कैंसिल, l बाय 2, ये क्या है, l बाय 2 इज द कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। ओके, सो आप भी इसी टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे सेंटर ऑफ मास के, आप किसी एक स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास निकाल लें, किसी क्यूबॉइड का सेंटर ऑफ मास निकाल लें, अदरवाइज आपके एनसीईआरटी के अंदर 3 क्वेश्चन हैं, उन तीनों क्वेश्चंस के एक बार सेंटर ऑफ मास निकालने ट्राई करें। किस टाइप के क्वेश्चंस हैं देखिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किस टाइप के हैं आपके, उनके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की ट्राई करें। एक इस टाइप की लाइन दी हुई है, एक इस टाइप की लाइन लीनियर,
इस पूरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने। कैसे निकालोगे? देखो आपको आसान सा तरीका समझाते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? इस पहली बॉडी का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल L/2 पे मिलेगा। दूसरी वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां है? आपके पास दो बॉडीज थी जिनको आपने दो पार्टिकल्स के रूप में बना लिया, और जैसा कि मैंने बताया है कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है तो उसके लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, उन दोनों को ज्वाइन कर लो, पक्का सेंटर ऑफ मास यहां पे मिलेगा। ओके, अब इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करें? m1 x1 x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ऐसे इसका मास था m1, x कोऑर्डिनेट है इसका L/2, इसका मास था m2, इस x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ओके, तो यहां से इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका था ऐसा ही, यहाँ पे एक स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर, इनका सेंटर ऑफ मास निकाले। बड़े ही आसान आसान से क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास पे, या कोई टिपिकल भी लगे तो वो भी आप आसान बना सकते हो अगर उसको थोड़ा सिमेट्री में सोल्व करो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का ही सेंटर ऑफ मास निकाला है हमने, और रिजिड बॉडी का क्यों? क्योंकि रोटेटरी मोशन में रिजिड बॉडी कंपलसरी है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट, सो नेक्स्ट क्लास ऐसे ही हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आएगी। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।